Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज के इस शो में हमारे साथ हैं हमारे MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट और MFI प्रोडक्शंस के बहुचर्चित वेब सीरीज़ पंचरत्न के डायरेक्टर और बॉलीवुड के रेपुटेड फिल्म मेकर ब्रजभूषण सर। स्वागत है आपका सर। और आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि बहुत ही महीनों से हम ट्राई कर रहे थे और आज जाकर के मुश्किल से सर का टाइम मिला है और सर बहुत बिजी रहते हैं। तो हम आज सर से जानेंगे बहुत सारी बातें सिनेमा के बारे में, हमारे MFI के बारे में और मेनली फिल्म मेकिंग के बारे में और सर के बारे में। सर वंस अगेन स्वागत है आपका सर हमारे इस शो में। और कहीं ना कहीं आपके ही प्रेरणा से हमने ये 4-5 सालों से हमने इस शो का शुभारंभ किया, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट और चैनल हैं, लेकिन जो नए कलाकार उभरते हुए सितारों के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम था नहीं। तो हम लोग लेकर के आए और उसमें हमारी प्रेरणा आप रहें। थैंक यू सो मच। और आपने अपने डायरेक्शन में बहुत सारे एक्टर्स को मौका दिया है, चांस दिया है। तो सर मेरा एक सवाल पहला ये है कि आपने खुद शुरुआत कैसे की, इंडस्ट्री में कैसे आए और कहाँ से आपने शुरुआत की, किस तरह से आपके जीवन में फिल्म मेकिंग सूझा और आप आए? एक्चुअली बचपन से ही मैंने क ख ग घ की शिक्षा भी ली, तो म्यूजिक के धुन पे मंडोले तंडोले गाना जो बहुत पॉपुलर था उस ज़माने में, तो क ख ग घ ऐसे करके उससे याद करते थे। तो ये लगाव तो फिल्म से मतलब बचपन से ही था, लेकिन बीएससी करने तक मुझे उतना ध्यान नहीं था। बीएससी के बाद हुआ कि एक्चुअली अब आगे करियर में कहाँ जाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऑफबीट किया जाए, क्योंकि घर में परिवार में इंजीनियर डॉक्टर्स बहुत सारे लोग थे। तो मैंने सोचा फिर कि ऑफबीट क्या किया जाए, तो मालूम पड़ा कि फिल्म इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है और एक मद्रास में है। तो दोनों जगह के बारे में स्टडी किया। अब मैं वहाँ की तैयारी करके वहाँ एक अपीयर हुआ एडमिशन के लिए। तो वहाँ बड़ा कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया में 5 लड़के ही चुने जाते हैं। अरे बाप रे, अच्छा। हाँ, और 5 लड़कों में आपने कहाँ से ट्रेनिंग किया, मैं मद्रास या पुणे? मैं मद्रास से किया। अच्छा। एक्चुअली पुणे जो है ना 1960 में शुरू हुआ था और ये 22 एकड़ ज़मीन में है, और मद्रास का जो है वो 100 एकड़ में है। अच्छा ना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बल्कि पुणे में प्रोसेसिंग कोर्स नहीं था, तो वहाँ प्रोसेसिंग कोर्स भी था। मतलब फिल्म की धुलाई जो होती है, बाथटब बना के उसमें रील जाता था, और वो पढ़ाई भी वहाँ होती थी। और पुणे में बहुत सारे, वो 1945 से है, ये 1960 से है। तो यहाँ के कितने भी लेक्चरर जो हैं, कई ऐसे हैं जो वहीं से पास थे। तो खैर एनीवे आई वाज लक्की कि मैं मद्रास में अप्लाई किया, वहाँ कंपटीशन में compete किया और उन 5 लड़कों में मैं एडिटिंग कोर्स में ज्वाइन किया, समझे ना। तो एक्चुअली उन्होंने, मैं बीएससी करके गया था, तो ग्रेजुएशन के बाद जनरली डिप्लोमा के लिए लोग जाते हैं डायरेक्शन कोर्स में। तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा भी कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि डायरेक्टर। तो फिर एडिटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये मेरा भी सवाल था। हाँ, ये मेरा भी सवाल था कि हाँ। आपको अब डायरेक्शन में है और इतने सारे फिल्म बनाए हैं, तो नहीं, तो एक्चुअली मैं बिहार से था, और थोड़ा मेरी पर्सनैलिटी बड़ी पतली दुबली और छोटा सा था, और आवाज़ भी थोड़ी पतली ही है। तो मुझे एक वहम था कि डायरेक्टर का मतलब उसको बड़ी बड़ी दाढ़ी होती होगी, कुछ लंबा चौड़ा आदमी चौड़ा होता होगा, पर्सनैलिटी होता क्योंकि है। सुनते हैं कि उसके एक ऑर्डर से माने सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स था मुझे अनजाने अच्छा। में। और मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग में ज्वाइन करूँ। एडिटिंग को किस लिए चुना था, तो उन दिनों माधुरी में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एडिटिंग इज़ द बेस ऑफ फिल्म आर्ट, माने एडिटिंग फिल्म निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया है, आज भी है। हाँ। तो इसीलिए मैं एडिटिंग ज्वाइन किया। बनना तो था डायरेक्टर ही। खैर एनीवे वहाँ सब पास किया, और लकी इतना था कि एडिटिंग कोर्स करते करते 5 लड़कों में एक लड़का डायरेक्शन का छोड़ दिया। तो जब वो ड्रॉप किया, तो होता क्या था कि हर डिपार्टमेंट का 5-5 लोग काम करेगा, तभी 5 डिप्लोमा फिल्म बनेगी। तो उसी में ऐसा हुआ कि पांचवा डिप्लोमा फिल्म कौन डायरेक्ट करे।
तो कॉलेज में ऐसा हुआ कि भाई कोई लेक्चरर डायरेक्ट कर देगा, तो तब तक मैं वहाँ लीडर जैसा हो गया था और हर कमेटी में मैं था, मैगजीन कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, मतलब इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा कमेटी नहीं बनता था जिसमें मुझे लोग नहीं रखते थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि टीचर क्यों करेंगे, उन्हें तो सब कुछ मालूम है, वाई डोंट यू गिव ये जो बाकी क्लास के लड़के हैं जैसे सिनेमाटोग्राफी वाले, एडिटिंग वाले, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, इन लोगों को चांस दीजिए। तो फिर हुआ कि लेकिन इसमें किसको दिया जाए, कैमरामैन में 5 हैं, फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट में 5 है, ऐसे हर डिपार्टमेंट में 5-5 है, तो किसको दिया जाएगा। तो हमने कहा एक काम कीजिए, स्क्रिप्ट लोगों से मांगिए और जिसका सबसे अच्छा स्क्रिप्ट होगा चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो उसको दीजिए चांस। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं जब स्क्रिप्ट लिखूंगा तो ज़रूर पसंद आएगा इनको। अब लिखते भी थे उसमें? लिखते भी थे। ओके। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा और अल्टीमेटली तो सिलेक्ट हो गया। ओहो। और वहाँ बड़ी मतलब बहुत सारा मुझे ऑड्स झेलने पड़े, क्योंकि जब मैं डायरेक्शन करने के लिए जब सेलेक्ट हुआ तो डायरेक्शन कोर्स के ऑलरेडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने बुलाया कि ब्रिजभूषण तुम बहुत स्मार्ट बनते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा एक पेपर हमारे पास आएगा और अगर मैं उसमें 0 दे दूंगा तो तुम यहाँ से पास करके नहीं आ सकते। तो मैंने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया, उन्हें कहा कि एक बात बताइए, एडिटर को डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जाएगा फिल्म एडिट करके सीन बता देगा, लोग समझ जाएंगे एडिटर है, कैमरामैन है शूट करके दे देगा, करेक्ट एक्सपोजर रहेगा, करेक्ट शॉट रहेंगे तो समझ जाएगा कि कैमरामैन है। तो डायरेक्टर को डिप्लोमा की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या करेगा, डायरेक्टर तो कुछ करता नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी बहस हुई और कुल मिला के खैर वो भी अच्छे लोग थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो 0 दें और मैं वहाँ से अच्छे से सक्सेसफुली डिप्लोमा लेके आ गया। आने के बाद यहाँ मैं ज्वाइन कर लिया एडिटिंग कोर्स में, एडिटिंग में वामन गुरु को, जो ही वॉज द बिजिएस्ट एडिटर ऑन द अर्थ। उन्होंने बहुत सारी फिल्म उनके साथ किया, घर, किताब, किनारा, तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, याराना, नटवरलाल, इन सब में आपने एडिटिंग में था मैं। अच्छा। और डायरेक्शन में गुलजार जी के पास था। एंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आई वॉज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। मैं शॉर्ट फिल्में बनाया करता था। अपनी फिल्म मैंने 77 में डिप्लोमा लेके आया और 78 में ही मैंने फिल्म शुरू की खुद की, जिसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, स्पॉट बॉय सब कुछ खुद ही था। और फिल्म बनाई मेहनत और मंजिल। अच्छा। और वो एक रील की फिल्म जो है सो उस ज़माने में दूरदर्शन नहीं था, तो फिल्म्स डिवीज़न ही हज़ारों फिल्म इंडिया भर से आते थे, उसमें सिर्फ 2-5 तो उस टाइम पे भी इतनी फिल्में आती थी? हाँ, हज़ारों फिल्में हर जगह से बन के आती थी। मैंने जितने भी 22-23 से स्टेट उस समय थे। तो उसके बाद उसमें से 2-4 फिल्में सेलेक्ट होती थी एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरी फिल्म मेहनत और मंजिल सेलेक्ट हो गई, और जिसे मैं 18,000 में बनाया था और वो 60,000 में बिका। तो 1979 में ही पहला चेक मुझे 60,000 का मिला। उस 60,000 की महत्ता सोचिए कि आज मुंबई में सांता क्रूज में एसवी रोड पे जो खीरा नगर है, वहाँ पे देवानंद के ऑफिस के नीचे का फ्लैट जो था वो 60,000 में ही मिल रहा था, जो आज 3-3.5 करोड़ का है। तो एनीवे ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो मतलब वाकई में मुझे पता है कि कोई कहने की बात नहीं है कि आप में इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं और इतना पैशन है फिल्म को लेकर। क्योंकि पैशन मतलब ये क्लास से निकलने के बाद, कोर्स करने के बाद फिल्म मेकिंग की तरफ हमेशा रुझान रहा आपका? रुझान रहा हमेशा। और मैं शुरू से, होता क्या था, मैंने एक और नया काम किया कि मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि आप जितना आपको सक्सेस होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हुए। अच्छा। ये एक सवाल आता है मेरे साथ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतने टैलेंटेड रहे, सब कुछ रहे, तो इतना हाइट पे क्यों नहीं गए। तो मैंने बताया कि देखिए, मैं जब बिहार से चला था तो सारे फ्लॉप लोगों का इंटरव्यू लेके चला था कि, और मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि लोग फ्लॉप कैसे होते हैं। तो मैंने वो अभिमन्यु की तरह शुरू से ही जान लिया था कि फ्लॉप कैसे होता है, इसलिए मैं फ्लॉप नहीं हुआ। बिल्कुल। और हिट किस हद तक हुआ तो इसकी तो सीमा नहीं है, वो तो एंडलेस स्टोरी है। आज अमिताभ बच्चन भी स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें हम भी हैं। आप सर बिल्कुल भी सर, आप खास करके मेरे लिए प्रेरणा है, क्योंकि
उन तमाम नए कलाकारों को, नए फिल्म मेकर्स को आप गाइड करते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है सर कि जब मैं खुद इंडस्ट्री में आया था आज से 25 साल पहले, पता ही है कहानी आपको, और जब मेरी भी उम्र लगभग रही होगी, समझ लीजिए 19 साल या 20 साल का हाँ, होगा, टीन एज में रहे होंगे। और उस दौरान ब्रज सर ने ही मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, जबकि हम लोग डरते थे फ़ोन करने से, क्योंकि ब्रज सर इतने बिजी, इतने व्यस्त रहा करते थे, और हम लोग डरते थे कि मुझे से कितने स्ट्रगलर्स एक्टर या फिल्म मेकर होंगे। लेकिन पहली बार मैंने बहुत को अप्रोच किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, लेकिन जिन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन उठा करके जो बातचीत किया, बिजी थे आप, बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, रहते थे, आज भी आप व्यस्त हैं, लेकिन टाइम निकाल करके आपने उस समय भी मेरी बातों को सुना, समझा, महसूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उसी की देन है कि आज इस 20 सालों में हम लोग अपने बैनर के तले 15-16 फिल्मों का निर्माण किया है। राइट। तो सर आप खास करके मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए प्रेरणा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए किया, ऐसी बात नहीं है, मेरी आदत में ये शुमार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो महसूस किया, मैं तो इसका यस। प्रमाण हूँ। आज भी मैं कोई अपने काम में भी व्यस्त रहता हूँ और कोई अनजाना आदमी व्यक्ति आ जाता है कि ऐसे ऐसे ये कुछ प्रॉब्लम है फिल्म का, इसके बारे में कुछ आइडिया बताएंगे क्या, तो मैं अपने काम को छोड़ के सबसे पहले ध्यान देता हूँ कि सर यही तो बड़ी बात है, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में लोग इतने कमर्शियल है कि लोग बात करने के लिए भी जो है सोचते हैं कि अब मुझे फ़ायदा होगा। और ख़ास जो बड़े बड़े लेवल के डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिस तरह से आप हैं सर, जिस लेवल पे आप हैं, वहाँ तो लोग इंटरव्यू देने के लिए भी सोचते हैं कि मुझे 5 लाख मिले, और नहीं मिलता है तो टाल देते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आज मेरे इस चैनल के लिए भी ब्रज सर आए हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है सर। एक बार फिर आपने आज बहुत सारे लाखों और करोड़ों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए आपने रास्ता खोल दिया और प्रेरणा कर दी। मैंने जितनी भी फीचर फिल्म बनाई, शुरू से ही मैं नए लोगों को लेकर बनाया। 1985 में मैं एक फिल्म बना रहा था, इंसाफ की मंजिल, शेखर सुमन नए नए थे, उनकी एक फिल्म शेखर सुमन, ओ माय गॉड, आज इतने बड़े स्टार हैं। हाँ, तो उसमें हीरोइन था, तो उन दिनों शेखर सुमन थोड़ा सा ऊपर आके फिर डाउन हो गए थे, और स्थिति ये थी कि कोई भी हीरोइन उस समय की खुशबू, जरीना बहाव, ये वो, कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक जलन था कि भाई वो चूँकि रेखा के साथ डायरेक्ट ओपन हुए हैं, माने एंट्री मारे हैं, तो हम लोग नहीं काम करेंगे उनके साथ। तो अल्टीमेटली मैं शेखर को उल्टा बोला कि शेखर भाई अब आप चुप रहना, मैं नई हीरोइन ढूंढता हूँ। और जसलोक के पास एक बंगाली लड़की थी, पूनम दास, तो उसको पूनम दास, पूनम दास गुप्ता, इंसाफ की मंजिल। हाँ, इंसाफ की मंजिल, पूनम दास गुप्ता को लिया। उसी तरह से रजिया जब बना रहा था तो शेखर सुमन ही हीरो थे, और मेरे साथ कई फिल्में किए थे, उसमें दूसरी फिल्म थी ये, तो उसमें भी हीरोइन मैं उनको लिया, लाजो जी, जो लाजो जी करके बहुत पॉपुलर थे, हम लोग एक सीरियल आता था हम लोग दूरदर्शन में, तो उनको लिया। तो इस तरह से शुरू से नए लोगों को हमेशा सर क्या महसूस करते हैं, जैसे मुझे तो, मेरा तो पैशन है, क्योंकि मेरे तो एक्टिंग स्कूल का ये फॉर्मेट ही है, लेकिन आप क्या देखते हैं नए लोगों में कि उनके साथ काम करना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? नहीं, बेसिक क्या होता है कि मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अगले में चाह होनी चाहिए, क्योंकि एक बात है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं सबसे पहले अपनी फिल्म के बारे में बताऊँ, मेहनत और मंजिल के लिए मैं हीरो सेलेक्ट कर रहा था। उसमें एक कैरेक्टर था जो हीरो कहिए, लीड कहिए, वो रोल था। तो पटना में, और पैसा मेरे पास सिर्फ 18,000 में जब बनाए, तो सोचिए मेरे पास पैसों की क्या स्कार्सिटी रही होगी। तो मैं बड़ा परेशान था कि सुनते थे एक्टर बीच में भाग जाएगा, बहुत तरह की बात होती है, कभी कुछ ऐसा हुआ या वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरा तो एक करियर ही बंद हो जाएगा। तो मैं कैसे सेलेक्ट किया आपको बताऊं कि मैं गया तो वहाँ, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बताऊँगा कि वहाँ का एक आनंद करके है, सम आनंद, सतीश आनंद, आई थिंक पटना के बहुत बड़े माने एक्टर में गिने जाते थे। तो मैं वहाँ गया और सबसे पहले लोगों ने तारीफ़ की कि भाई यहाँ एक सतीश आनंद जी हैं जो स्टेज पे बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर आप फिल्म बना रहे हैं, बात ये 77-8 की बात बोल रहा हूँ,
तो मैं गया, उनका रिहर्सल चल रहा था। तो जबकि मैं जाके बात कर सकता था, वो मिले बड़े अच्छे से, बोले भी कि भाई फिल्म बना रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं करूँगा, लेकिन क्या क्या करना है। तो मैंने सिर्फ कहा कि एक काम कीजिए, मैं अभी तो कहीं जा रहा हूँ और मैं आपको 4 बजे आता हूँ, कब तक आपका ये रिहर्सल है? तो 4 बजे तक है। हम कहे ठीक है, तो 4 बजे मैं आता हूँ और आपसे मिलता हूँ। मैं 4 बजे के बदले 4:15 में पहुँचा। तो गया तो मालूम पड़ा कि सब खाली हॉल है। एक आधे स्टाफ थे, पूछा कि भाई सतीश आनंद जी, तो चले गए, 4 बजे ख़त्म हो गया, चले गए। मैं दिमाग से तुरंत निकाल दिया कि जो आदमी 15 मिनट वेट नहीं कर सका और पेशेंस नहीं है, तो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, वो चाहे कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो। हाँ, मैं उनकी महत्ता को कमी नहीं ले रहा हूँ। फिर हुआ कि नहीं यार, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो डिवोटेड आदमी होगा। तो बोला यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा कीजिए कॉफ़ी हाउस चलिए पटना में, वहाँ पे तो वहाँ कम मिला कुछ किसको? लोग लड़के हाँ। बैठते हैं, तो नए नए हैं, उनमें से आप चुन लीजिए कौन है। तो मैं गया तो एक सुमन करके लड़का था। तो सुमन। ये बात कब की है? हाँ, ये कब की बात है ये? 77-8 की। अच्छा। तो सुमन जी को मिला। सुमन जी बाहर निकले, हम कहे कि भैया ऐसे ऐसे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आया हूँ, मैं पहली एक फिल्म बना रहा हूँ और उसमें हीरो की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप हीरो का करिए रोल, सुना है कि आप स्टेज पे कुछ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, मैं स्टेज का तो सब जानता हूँ, फिल्म के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप अगर करा लीजिएगा तो मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। मैं इमीडिएट हाथ मिलाया क्या और बात है। कहा यू आर सेलेक्टेड। उन्होंने आश्चर्य किया कि भाई बिना बात के सिलेक्ट कर लिया। हम कहे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि सीखने की आपने चाह थी, कहा हाँ। कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जिसे कुछ नहीं मालूम हो उसे मालूम कराया जा सकता है, लेकिन जिसको सब कुछ मालूम हो तो उसको बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। हाँ, जैसे सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जान के जगह सोया हुआ है तो उसे जगाया नहीं जा सकता। क्या बात तो है, ये उस बहुत बड़ी बात है। क्राइटेरिया में ये हुआ कि उस लड़के को जून के तपती गर्मी में खाली पैर चलना था, बेगर का रोल था, तो उसको फोड़ा जैसा आ गया। और मैं उल्टा बोलता था कि जब शॉट नहीं है तो आप चप्पल पहन लो ना, तो नहीं नहीं होने दीजिए, वो थोड़ा दर्द होता है तो चेहरे पे एक्सप्रेशन आएगा। और वो फिल्म इतना अच्छी फिल्म बनी, तभी तो इतने बड़े कंपटीशन में ऑल इंडिया में सेलेक्ट हुई। और मैंने 18 से 60 हज़ार में ख़रीद के और 14 भाषा में डब करके ऑल इंडिया सब थिएटर में लग गया। उन दिनों फिल्म डिवीज़न की फिल्में लगती थी, और उसके बाद तो फिर मुझे मुड़ के दिखना नहीं पड़ा, मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए आपने बहुत सारे एक्टर्स को लिए काम किया है। आपने शायद शेखर सुमन जी के लिए काम, शेखर सुमन, रवि किशन और तमाम एक्टरों को लेके आपने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कुछ सीखा है। यस। और गुलजार साहब जो इतने बड़े खुद जो है फिल्म मेकर हैं, उनके साथ मैं देखा कितना पेशेंस और धैर्य से काम करते हैं। एक बार की बात है, एक फिल्म बन रही थी देवदास, हालांकि वो बनी नहीं गुलजार साहब की, उसमें हेमा मालिनी जी थी और शर्मिला टैगोर आई थी, नहीं हेमा मालिनी और ऐसा ही कुछ था जिसमें ये था। तो उसमें एकाएक वो डांसर जो बैठी हैं शर्मिला जी, तो उनके पैर में घुंघरू नहीं थे। तो अरे यार वो पाजेब नहीं है, कैसे शूट होगा? तो मैं दौड़ा पाजेब लाने के लिए, असिस्टेंट था। बोलते दौड़ के क्यों जा रहे हो, इतना परेशान क्यों हो, जाओ आराम से जाओ, आराम से लाओ, पाजेब ही तो लाना है। तो मैं देखा कि बड़ा कूलली वो हैंडल करते हैं, और ये गुण मैं तब से आत्मसात किया। और आज भी वही गुण आप में है सर, वही गुण आप में देखता हूँ मैं। मिलते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता हो, कुछ भी हो, लेकिन पेशेंस से उनको धैर्य से समझाइए तो बहुत अच्छा कर जाते हैं। सर ये बताइए कि टाइम तो बहुत कम है और सवाल बहुत सारा है, और आज ये समझिए कि 150 करोड़ जो हमारी जनता है हिंदुस्तान की, वो सब आपको देखेंगे। और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे इस चैनल के ज़रिए और इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स का जो मेरा एक सपना है, जो मैं हर उभरते कलाकारों को एक बार इस मंच पे लेके आऊँ और हमारे ऑडियंस और हमारे जो कास्टिंग के लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं आप जैसे, वो सब देख पाए, जान पाए। और इसी मंच पे आज आप हैं, और जहाँ पर आप नए कलाकारों के लिए इतना कुछ सोचते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है कि पंचरत्न, जब पंचरत्न की बात हुई, हमने शुरुआत किया, तो मेरे मन में था कि मैं MFI के बैनर तले एक सीरीज़ बनाऊँ,
तो मैं जब आपको सुनाया कॉन्सेप्ट और उसके बाद आप जब कहानी लेकर के आए, अब बताए कि इस कहानी पे काम करें, तो वहाँ भी आपको लगा नहीं कि ये एकदम मेरे फिल्म स्कूल के एक्टर्स है, कैसे मैं काम करवाऊँगा? अब तो खैर पंचरत्न 1, 2, 3 हाँ, अब हम तो 4 कर मतलब चुके हैं। कंटिन्यूअस बन तो रहा उस समय क्या लगा आपको, हमारे एक्टरों में क्या दिखा आपको? नहीं, एक चीज़ देखा कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी लड़के हैं उनकी चाह होती है तो यहाँ आते हैं, लेकिन उनको और भी आप उसको ग्रूम्ड करते हैं, और उस ग्रूम्ड होने के कारण उनमें कई गुण जो है, जैसे पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, टाइम का मेंटेन करने वाले होने चाहिए, ये सारी गुण जो है वो। अब इसके अलावा एक्टिंग में भी उनको बेसिक कुछ मालूम रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम ढब ऐसा कलाकार आ गया और मुझे परेशानी हो रही है। तो काफ़ी कुछ गुरुम तो आप खुद ही कर देते हैं। और ये नए लोग होने के बावजूद भी आप इतनी आसानी से, और मैं कई बार शूटिंग में आता भी नहीं हूँ, और आप जो है पूरा शूटिंग कर लेते हैं, और मैं सुनता हूँ, आकर देखता हूँ कि आपने पूरा काम कर लिया। नहीं, और सब उनसे काम फ्रेंडली हो निकलवा जाते लिया। हैं। मुझे तो हर यूनिट में लगता है जैसे बिछड़ रहे हैं, और तीसरे चौथे पाँचवें बिल्कुल दिन बिल्कुल, जब सब भी रोने खत्म लगते होता है हैं, तो लगता बिछड़ते है हैं कि तो इमोशनल सब हो जाते उदास हो हैं कि जाते हैं, सर हाँ। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या हमें भी उदासी आ जाती है कि अब ये बच्चे कहाँ मिलेंगे, हालांकि मिलते रहते हैं सब। और हम लोग सर क्या है कि ये बड़ी बात है कि हमारे MFI, और मैंने देखा है सर, बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो सोचते हैं कि उनको बना बनाया स्टार या सेमी नॉन या नॉन फेस मिले, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको ही देखा, और आपको देख करके और मेरे भी अंदर ये प्रेरणा आई कि जब इतने बड़े फिल्म मेकर ब्रश सर जो है नए कलाकारों को लेकर काम करने में कराते नहीं हैं, तो फिर हमें तो जरूर आगे बढ़ के उन तमाम कलाकारों को सपोर्ट। और क्या है सर, होता क्या है, जितने लोग भी हैं सब कभी न कभी नए भी थे। होते हाँ हैं। सर, ये समझने की ज़रूरत है। और जब कोई भी आता है तो स्क्रीन पे जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो उल्लू का पट्टा दिखता है। हाँ, इवन अमिताभ बच्चन जब आए थे तो लोग यही बोलता था कि ये लंबू क्या है, पतला सा, अजीब, आवाज़ भी फटी बांस की तरह है, लेकिन आज सबसे बड़े महानायक हो गए। तो कहने का मतलब चांस की बात है। और मैं चूँकि बायोपिक फिल्में बहुत बनाया हूँ, जैसे दादा मुन्नी का बनाया, तो दादा मुन्नी का अशोक कुमार जी को देखिए, पहले ज़माने की पहली उनकी फिल्म में वो डायलॉग बोलते थे तो बोलते, देखो ना ये मुझे बहुत दिक कर रहा है। अब बताइए, दिक कर रहा है, आज तक माने हिंदी में हिंदी कभी में डायलॉग नहीं सुनिएगा। दिक क्या होता है? दिक करना माने तंग करना। ओह, अरे दिक्कत। तुम बहुत दिक करती हो, दिक बोल रहे हैं। अच्छा, और गाना देखा होगा कि मैं बन की चिड़िया बन के बोलूं रे, कैसा एक्टिंग कर रहे हैं। और उसी आदमी को ग्रूम्ड होते 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 एक टाइम आता है कि आप उनकी फिल्म कानून देखिए, तो जो उनका डायलॉग डिलीवरी और सारी चीज़ें जो हैं, तो कहीं से शुरू, तुम कहा है ना किसी ने कि तुम ये मत सोचो कि कहाँ से शुरू हो रहे हो, तुम हमेशा सोचो कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। इसको आई थिंक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। वरना एक स्कूल का मास्टर राष्ट्रपति नहीं बनता, दो बने, वो भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो कहीं से शुरू होना चाहिए। और उसके लिए चूँकि आपके इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कि सारे लड़के आते हैं, उन्हें चांस भी मिलता है। आप तो कई को देखा हूँ, मैं इंडस्ट्री के काफ़ी फिल्मों में काम करता हूँ। हाँ हाँ सर, सर यस हाँ, यस यस, तो वो बहुत सब सारे कर एक्टर रहे हैं। हमारे जो बॉलीवुड में कर रहे हैं। अभी जवान फिल्म आई थी, पठान फिल्म भी आई थी हाँ, शाहरुख खान की, अच्छा काम सब कर रहे हैं। तो साइड रोल्स और अच्छे अच्छे कैमियोज कैरेक्टर्स करते नजर आ रहे हैं आज हमारे बहुत सारे इवन मेरी एक्टर्स। कई फिल्मों में मैं लिया हूँ उन लोगों को। हाँ 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 हाँ, हाँ, और काफ़ी अच्छा किए वो लोग, क्योंकि वही उन्हीं का जब पंचरत्न में कर रहे थे उस समय से फिर फिल्म में जाते हैं तो करते ग्रूम हैं, और भी ग्रूम groomed हो दिखते हैं। जाता है, हाँ दिखते हाँ, हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है लोगों को। और मैं तो कहूँगा कि हर लड़कों को, मुझे तो कई लोग ऐसे मिलते भी हैं, पूछते हैं कभी कभी, तो मैं बताता हूँ कि भाई इंस्टीट्यूट तो यहाँ कई हैं, और आपको बहुत रुपया है तो फिर दे आओ। बहुत जगह ऐसे ऐसे हैं जो माने लाखों में फीस लेते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर आप समझते हो कि कुछ सीखना है तो गो टू MFI, ये मैं ऑलवेज बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और MFI की पूरी टीम के लिए ये बहुत खुशी की बात है सर कि हमारे टीम में आप हैं, और आप जैसे दिग्गज फिल्म मेकर मेरे साथ हैं। तो मुझे पता है कि मेरा जो सपना है कि मुझे बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट, अपकमिंग एक्टर्स के सपनों को पूरा करना है,
और वो सपना मेरा पूरा हो रहा है आपके बिल्कुल साथ मिल करके। और कहीं ना कहीं आपने मेरे पैशन पे विश्वास किया और आपने उसको देखा। मैंने महसूस किया है कि जब भी सर ने जब मैंने सर को कहा कि ये एक्टर ये एक्टर ये एक्टर है, और उसके बाद सर पूछते भी नहीं है कौन कहाँ कैसे, उनसे कैसे काम निकलवा लेते हैं उनको इजी जोन में लेकर के, Correct. और वही रोल वही कैरेक्टर। आप देखिएगा दोस्तों कि पंचरत्न एपिसोड नंबर 1, 2, 3 ये और हंगामा सब डिफरेंट स्टोरी है, Yes. डिफरेंट स्टोरी और हंगामा OTT पे ये अवेलेबल है। और हंगामा के साथ साथ MX प्लेयर, एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन प्ले पे भी अवेलेबल है। और ये वेब सीरीज आज ऐसा हो गया है सर कि मुझे पूरे इंडिया से नहीं, अभी दुबई से और लंदन से, जर्मनी से, न्यूजीलैंड से, अफ्रीका से मुझे फ़ोन आते हैं। मुझे भी मैसेज आता रहता और है। मुझे अब ये नहीं कॉल आता है कि मुझे, ये तो आता ही है कि मुझे एक्टर बनना है। लोग पूछते हैं कि सर मुझे एंट्री करना है पंचरत्न में, करेक्ट इसमें कैसे मुझे एंट्री मिलेगी? Correct. तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट का एक फॉर्मेट है। तो आप आइए, एक्टिंग की ट्रेनिंग कीजिए। और कई बार एक्टिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सर भी आकर के करते हैं मास्टर क्लास, ताकि हमारे एक्टर्स को शूटिंग के पहले ही बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिले, ताकि लोकेशन पे उनको इजी हो। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और हमारे इस चैनल पे, हमारे इस शो को इतना आपने आभा दिया, इतना लाइट दिया, रोशनी दिया आपने। थैंक यू सो मच। और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और अपकमिंग टैलेंट के साथ। और मुझे उम्मीद है कि हम जब पंचरत्न की और भी शूटिंग्स कर लेंगे एपिसोड्स की, तो हम ऐसे 2-2 महीने पे सर से मिलते रहेंगे, ताकि हमें प्रेरणा मिले, हमें ज्ञान मिले, और हमारे साथ साथ उन तमाम अपकमिंग टैलेंट्स को जिन्हें इंडस्ट्री में एंट्री करना है उन्हें भी ज्ञान मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और उम्मीद करेंगे हम बहुत जल्दी वापस आपको लेकर के आ पाए मेरे इस शो पे। जरूर। तो इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स, एंड आई एम टेलिंग यू गुड डे।